वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पहले किन बच्चों का आज फर्स्ट क्लास है मेरे साथ, एक बार हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है, बाकी सब पहले से झेल चुके हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना शुरू किया था। बिजनेस लॉज में टोटल हमारे पास हैं 7 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं और कितने एक्ट्स पढ़ने हैं? 6 एक्ट्स पढ़ने। एक चैप्टर बताता है कि एक्ट बनता कैसे है। हम लोगों ने उठाया सबसे पहले कौन सा एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल हमें पढ़ने हैं 9 यूनिट। हाउ मेनी? हमने कहां हमला किया है अभी हम यूनिट 1 पे ही हैं। यूनिट 1 हमारा है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने आपको बताया था ये यूनिट आपके बाकी सारे के सारे यूनिट का दिल्ली दर्शन है। यानी कि सारे के सारे चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा यहां पे बताया गया है। जितनी भी बातों को हमने यहां पे पढ़ा है वो सारा का सारा कुछ आगे आने वाले समय में रिपीट होगा, और वो एक यूनिट बन करके रिपीट होगा, यानी जिसको आप चैप्टर कहते हैं। तो यहां पे इसीलिए आपको ध्यान से चीजों को जानना जरूरी, क्योंकि इसका कनेक्शन है बाकी जगहों पे। जब हम वहां बात कर रहे होंगे तो आपको याद भी दिलाऊंगा कि देखिए कैसे वहां पे हमने माइनर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, अब यहाँ पे माइनर को मेजर तक बना करके छोड़ेंगे। उस तरीके से हमें वहां करना रहेगा। चलिए, अब इससे पहले एक क्यूरियोसिटी था आपके कॉपी को लेकर के, वो जरा सुन लीजिए। जब आपका ये फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा तब आपकी एक क्लास होगी जिसको बोलते हैं राइटिंग स्किल की क्लास, जिसमें बताया जाएगा कि अगर क्वेश्चन डिस्क्राइब करने वाला है तो कैसे लिखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन है जो कमेंट के फॉर्म में है तो कैसे लिखेंगे, डिस्टिंग्यूश कैसे लिखेंगे, केस लॉ का आंसर कैसे करेंगे, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अगर आंसर पॉजिटिव तरफ है यानी हाँ है तो कैसे आंसर होगा, अगर नो में जवाब है फाइनली तो कैसे आंसर होगा, पता नहीं, हाँ भी हो सकता है कुछ सिचुएशन में और कुछ सिचुएशन में ना भी। इस केस में हम कैसे आंसर करेंगे ये सब हम देखेंगे। लेकिन जब हमारे पास कुछ कंटेंट होगा तभी ना हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसीलिए जैसे ही हमारा यूनिट खत्म होगा वैसे ही हम करेंगे, और आपका काम है कि आप इस यूनिट को बिल्कुल साइड बाय साइड मेरे पैरेलल में रिवाइज करके चलेंगे, ताकि जब हम इस यूनिट में क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद आपको जो है वो एक टेस्ट कॉपी बनानी होगी। सिर्फ मैं अभी बिजनेस लॉ की बात कर रहा हूं, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तकरीबन 100 पेज के आसपास का होना चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है वो आपको रिक्वायर्ड किस समय होगा? जो आपके अनाउंस डेट होंगे उस डेट के जो आप आंसर लिखते हैं वो तो पेज में रहता है, जो घर हमारे जाता है तब हम चेक करते हैं। लेकिन ये है फैसला ऑन द स्पॉट। जब हम किसी टॉपिक को कर रहे होते हैं, हमें समय मिल जाता है, तो लास्ट में आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, मैं आपको समय बताता हूं कि इतने टाइम में इसको फिनिश करना है। एक एक मिनट पे मैं आपको बताता रहता हूं कि इतना टाइम हो गया है, तो आप उस समय उसको लिखते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपने लिखा है इसका करेक्ट आंसर क्या है। और उस करेक्ट आंसर के बेसिस पे आप अपने कॉपी को देखते हैं और तब मेरे पास दिखलाते हैं। एक तो खुद आपको पता चल जाता है कि बहुत हद तक गड़बड़ी हो गई है या ठीक है। फिर आप जब मुझे देते हैं तो मैं बता देता हूं कि आपको इसमें इतना मार्क्स आता, अगर आप इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछी रहती तो ये पैटर्न आपका स्टार्ट होगा जब हमारा राइटिंग स्किल का क्या होगा, राइटिंग स्किल प्रैक्टिस की क्लास हो जाएगी। उसके बाद से जो अब जल्दी ही आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा हुआ है ये वाला हमारा यूनिट, और तब हमारी होगी राइटिंग स्किल की क्लास। और तब होगा क्या, जिस जिस दिन जैसे जैसे टाइम रहेगा वो हम आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, सीखने सिखाने का काम वो चलता रहेगा। आइए फिलहाल हम आ जाते हैं अपने इस यूनिट पे, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, और ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले जो पढ़ना शुरू किया था, अरे ये क्या हो गया इसमें? हाँ, अच्छा, कहीं मेरे से पहले तो किसी ने खोला नहीं, कहीं सेव ना कर दिया हो। ओ नो, नहीं बच्चा, ये कुछ ज्यादा ही कर देख रहे हैं, अंडू तक इसमें डिजेबल्ड है। सर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम किसने किया? किसी से गलती से हुआ है। अरे किसी ने सेव कर दिया, ये गलत कर दिया। आगे भी है, अरे बहुत सारे पे है।
सर ये कैसे हुआ है? नहीं, इनके पास ही है। नहीं, इस पे ठीक है। चलिए, शुक्र है मंजुलिका गई। आइए, हम लोगों ने सबसे पहले इसमें बात किया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कमर्शियल लाइफ हो, अगर आप किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं तो आपको अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा, और आपसे भी किसी ने कमिटमेंट किया है तो वो भी अपने पार्ट का कमिटमेंट पूरा करेगा। और अगर नहीं किया तो दूसरे पार्टी के पास कौन सा रिमेडी अवेलेबल रहेगा? लीगल रिमेडी जो है वो अवेलेबल रहेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में, क्या नाम है आप लोगों का? जयवीरू, हाँ कुणाल, आपका बच्चा? हाँ धीरेन्द्र, फोन वगैरह बस्ते में रख लिया? हाँ, फोन को बैग में रख लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बाकी लोगों का ये सब किया हुआ है, आपका नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा चीजों को। यहां पे हमने कहा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि मैं पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ तभी आऊंगा जब उस चीज का नाम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। और किसी चीज के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सेक्शन 2 क्लॉज एच ने क्या बोला? कौन से दो एसेंशियल एलिमेंट? क्या सिर्फ यही दो चीज है जिसके होने पे कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, ये कहना सिर्फ किसका है? सेक्शन 2 क्लॉज एच का, और वो कहता है ये मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है। एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दोनों चीज का। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? का एग्रीमेंट का मतलब है एक पर्सन ऑफर दिया, सामने वाले ने उसे क्या किया? दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? म्यूचुअल कंसिडरेशन होना चाहिए। का ठीक है। और इन्फोर्सबल बाय लॉ, क्योंकि दो चीजों के मिलने से ही तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। का इन्फोर्सबल बाय लॉ का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बताइए कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी से बोल दीजिए, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नन ऑफ द पार्टी कैन डिनाई, नन ऑफ द पार्टी कैन, दोनों में से कोई भी जो है वो मना नहीं कर सकता, दोनों को अपने पार्ट का परफॉर्मेंस पूरा करना पड़ेगा। बताइए ये जो है वो कैसा जो है वो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है? लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है वो ऑब्लिगेशन जो लॉ ने क्रिएट किया है। ऑब्लिगेशन का मतलब है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेचुरल ऑब्लिगेशन की, तो ये नेचुरल ऑब्लिगेशन नहीं है। नेचुरल ऑब्लिगेशन, पापा आज पैसे दे रहे हैं, कल नहीं देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने आज आपको पढ़ाया, कल नहीं पढ़ा रहा हूं, आप कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे मेरे और आपके बीच में जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है वो कैसे हुआ है? लॉ के अकॉर्डिंग हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। आपकी भी जिम्मेदारी है, आप हमारे यहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और समय पे करेंगे। मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपके कोर्स को सही तरीके से समय पे क्या करूंगा? फिनिश करवाऊंगा। अब अगर मान लीजिए नॉन फुलफिलमेंट हुआ तो क्या मिलेगा? हाँ जी, नॉन फुलफिलमेंट हुआ तो लीगल रिमेडी मिलेगा। ये था हमारा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि दो ऐसे जो है वो एग्रीमेंट हैं, जो एग्रीमेंट तो होंगे लेकिन क्या नहीं होंगे? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जल्दी बोलिए। पहला सोशल मैटर, जिसका मतलब आपने दोस्त को बर्थडे पे बुलाया, दोस्त नहीं आया, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई लीगल रिमेडी नहीं है। आपने बोला था पिक्चर देखने चलोगे, टिकट भी कटा के रखे, बंदा नहीं आया है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने मंदिर में बोला था 5100 रुपये चंदा देंगे, नहीं दिया आपने। अब हनुमान जी भले 2 गदा मारे सपने में, लेकिन फिलहाल पुजारी और मंदिर मैनेजमेंट आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ठीक ऐसे ही अगर कोई जो है वो डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, किसके बीच में? हस्बैंड ने बोला हम आपको 5000 रुपए पर महीने देंगे, बाद में देने से मना कर दिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिलीफ नहीं मिलेगा, और किसी एक्ट में मिल सकता है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं कौन सा एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां पे कोई भी रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। चलिए, इसके बाद हमने देखा था कि ये तो यहां है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या और भी कोई कंडीशन है, तो कहा कि अभी तो सिर्फ क्लॉज किसने? सेक्शन 2 क्लॉज
एच ने 2 बातें बताई, लेकिन इसके अलावा सेक्शन 10 ने भी कुछ बातों को बताया। और सेक्शन 10 ने क्या बोला कि जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, सेक्शन 10 ने बोला, तब तक वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जिसमें सबसे पहले क्या बोला, ये हमें पहले ही पता है क्योंकि ये किसने ऑलरेडी बोला हुआ था। तो वहां जो एग्रीमेंट है वही एग्रीमेंट इन्होंने भी बोला। साथ में इसने क्या बोला, अब यहां से फ्री कंसेंट। मैंने आपको बोला सेक्शन 10 पे पूरा का पूरा यूनिट 3 इसी पे बेस्ड है। तो अभी बस थोड़ा सा, और वो है कि फ्री कंसेंट का मतलब है किसी को आपने डराया ना हो। डराने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोर्शियन। क्या बोलते हैं, डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट किया, पिस्टल रख दिया, बोला चल साइन कर, जमीन बेच अपना, कोर्शियन। कल को आप डिनाई कर सकते हैं। दूसरा, फ्रॉड किया आपने, झूठ बोला मेरा बाइक नया है, इतने का माइलेज देखता है, पता चला बाइक ठेल ठेल के चलता है। माइलेज तो जबरदस्त देगा ही क्योंकि पेट्रोल की जरूरत ही नहीं, धक्के ही लगाने हैं। कहा अगर ऐसे बेचा तो ये क्या कहलाया, फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन, आपको खुद भी नहीं था पता उस चीज के बारे में, लेकिन जो बोला वो क्या है, झूठ है, मिसरिप्रेजेंटेशन। अनड्यू, हाँ उसी को बच्चा बोलते हैं लिटिगेशन। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, नाम बताइए, लॉ। इसका नाम है बिजनेस लॉज। मैं आपको पढ़ा रहा हूं लॉ। लिटिगेशन भी आप सीखेंगे अगर आप जो है वो एलएलएम एलएलबी करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे देश का रूल ही कहता है, अगर कोई चीज साबित नहीं होगा तो सामने वाला गुनहगार नहीं है। मैं इतने लोगों के सामने, मान लीजिए कि इतने ही लोग थे और मैंने जो है वो, नाम भूल गया आपका, राहुल ना, राहुल नाम तो सुना होगा। मान लीजिए कि मैंने जो है वो राहुल को जो है वो सबके सामने ही गोली मार दी यहां पे, ठीक, ध्यान से सुनिए। अब जो है वो पुलिस आई सबके सामने ही, कुणाल थे, ये थे, सब थे, जितने हट्टे कट्टे चौड़े मौड़े सब थे, और सबके सामने मैंने क्या कर दिया, मार दिया गोली। और मैंने बोला कि अगर पुलिस आया और किसी ने अपनी जुबान खोली तो इस AK-47 और इन सांस में इतनी गोलियां हैं कि सबको मैं राहुल के पास ही पहुंचा दूंगा। राहुल तो कहीं और पहुंच चुके हैं। और मैंने क्या धमकाया, अब पुलिस भी आई, सबसे पूछताछ भी की, बोला कि अगर कोई आई विटनेस है तो कोर्ट में चलिए, कोई भी नहीं गए, मुझे सजा मिलेगी नहीं। बच्चे, यही हमारे देश का सबसे बड़ा, कह दीजिए, दुर्भाग्य और भाग्य दोनों ही चीज है। इफ यू आर नॉट, इफ इवन यू आर कॉट अरेस्टेड, बट इफ नो एविडेंस फाउंड, यू कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज व्हाट, कन्विक्टेड। दो चीज होता है, एक्विटल और कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है जुर्म का साबित होना। अगर साबित नहीं, आपने बैंक रॉबरी की, पकड़े गए तो चोर, नहीं पकड़े गए तो साहूकार, ऐश कीजिए उन पैसों का। कितने हमारे देश में बैंक रॉबरी हुई, आज तक लोग नहीं पकड़े गए हैं। तो क्या कर रहे होंगे, पैसे सजा के रखे होंगे कि एक भी खर्च नहीं करेंगे। गलत बात, गलत बात, तो चोरी क्यों किया। तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ, उसे साबित करना पड़ेगा। तो पहले लॉ तो जानिए, पहले वो फ्रॉड के कैटेगरी में तो आना चाहिए। अच्छा, अगर वो ऑफेंस ही नहीं होगा तो साबित थोड़ा ना करना रहेगा, पहले ऑफेंस है, अब उसको क्या करना रहेगा, प्रूफ करना रहेगा। तो अगर कोई फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, तो इसका मतलब कंसेंट क्या नहीं है, फ्री नहीं है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किनके साथ, माइनर के साथ, नॉट वैलिड, नहीं मिलेगा लीगल रिमेडी। रोते रहिए कि मार डाला किसने, छुटकन से बच्चे ने बोला था और उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। अब मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते, क्या नाम बच्चा, शिवांगी के साथ, शिवांगी निकले माइनर। अब जो है मैंने शिवांगी को बोला, शिवांगी मुझसे ये खरीदेंगे 100 रुपए में, शिवांगी ने बोला हाँ सर खरीदूंगी। अब जब मैंने किसी और को नहीं दिया, उस समय अबीर, बाकी सारे लोग मुझसे 110 में भी खरीद रहे थे, लेकिन मैंने बोला मैंने तो इनको बोल दिया है। अब इनके पास जाते बोलते नहीं सर ये क्यों खरीदो, इससे अच्छा मोमोज ना खा लूं जाते हुए, लाल वाली चटनी और मेयोनीज के साथ खाते जाएंगे, मुझे नहीं लेना ये। मैं कोई फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि ये माइनर है। लेकिन अगर इनका आटा माजी सटकली हुआ, इनका खरीदने का मन हुआ और ये 100 रुपए लेके आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आपने किसके साथ कॉन्टेक्ट किया, माइनर के साथ, वॉइड है, कोई लीगल रिमेडी मुझे, अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ किया है, कोई लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। लॉफुल होना चाहिए कंसिडरेशन, और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। क्या माइनर को पूरा रिमेडी है, बोला तो वो अगर चाहेंगे तो मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाकर के शू कर सकते हैं। तभी तो मैंने बोला आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनर मानव बम की तरह है, यानी कि समझ लीजिए सुसाइड बमर है। वो जो है वो अगर आपने उसके साथ कॉन्टैक्ट, भले उसने झूठ भी क्यों ना बोला था, करेंगे बात, यूनिट 3 में आएंगे तो झूठ बोला कि मैं जो है वो, सर ये देखो मेरा आधार कार्ड,
मैं जो है वो मेजर हूं, झूठ बनाया है, रगड़ रगड़ के मिटा करके किसी तरह से ईयर अपना 18 पहुंचाया है, तब भी मुझे कोई रिमेडी अवेलेबल नहीं है। करेंगे बात जब वहां पहुंचेंगे तो, और क्यूरियोसिटी होगा तो। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होना चाहिए? काम और दाम दोनों क्या होगा? लीगल होगा। अगर उसमें कोई अनलॉफुल चीज है तो नहीं मिलेगा। आपने बोला कि ये ले जाइए और ये तस्करी का सामान या कोई भी चरस, गांजा, अफीम वहां रखाइए, दे दीजिए, रख भी आया आपने और आपको वो पैसे नहीं दे रहे हैं, आपको कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलेगा। नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर, और लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या नहीं होना चाहिए? वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। अब इन चीजों के बाद हमने देखना शुरू किया था टाइप्स ऑफ क्या? कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने जो है वो कितने कैटेगरी में बांटा था? 3 कैटेगरी में। कौन कौन सा था हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ, चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में हमने पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक लाइन में बोलते चलिए, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड व्हाट? जो भी एसेंशियल एलिमेंट हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट का, वो अगर मौजूद है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको लीगल रिमेडी मिलेगा। अगर सारे चीज आपने किसके फॉलो किए हैं? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो जो एसेंशियल एलिमेंट थे वो सब मौजूद है, यानी लॉफुल कंसिडरेशन है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये सारे चीज है, तो वो क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किस लिए? गुड, चेंज इन लॉ। और एक और बोलिए, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, चेंज इन सर्कमस्टांसेस या चेंज इन, इसके बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? और अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो आपको क्या नहीं मिलेगा? ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलिए जल्दी। कंसेंट, देर इज नो फ्री कंसेंट, कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट, ये मेन चीज है। कंसेंट जो है वो फ्री, क्या है मतलब कंसेंट फ्री नहीं है? का फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, इन चीजों से आपने किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो बंदा जो एग्रीव्ड पार्टी है वो चाहे तो इसे एक्सरसाइज करे, चाहे तो एक्सरसाइज, दोनों पार्टी के पास रिमेडी अवेलेबल। लेकिन अगर वॉइड है तो इस केस में आपको रिमेडी नहीं मिलेगा। वॉइडेबल के केस में मिलेगा ना, एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर वो बोलेगा नहीं मुझे मंजूर है कॉन्ट्रैक्ट, तो ठीक है। वो बोलेगा नहीं है मंजूर, तो उसके चीज को वापस कीजिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसको वापस लीजिए, कैंसिल कीजिए। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या तो क्या इलीगल है और या कंसिडरेशन, तो वो इलीगल हो गया। आइए, अनइन्फोर्सेबल, टेक्निकल फ्लॉ है, जो लॉ में बोला गया उस चीज को फुलफिल नहीं किया गया। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रिटन ही होना चाहिए, बोलिए तो क्या नाम है? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, कौन सा? प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा ही लगेगा। साथ में क्या होना चाहिए? स्टैंप ड्यूटी। आपने जो है वो स्टैंप ड्यूटी पे किया है और लेकर के अपने पास रख लिया है, 7 लाख का स्टैंप ड्यूटी लेकर के रखे हुए हैं, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? उसे कहां रजिस्टर करना पड़ेगा? सब रजिस्ट्रार के पास। जिसमें विटनेस का सिग्नेचर जरूरी है, उसमें क्या होना चाहिए? विटनेस का सिग्नेचर होना जरूरी है। चलिए, अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो गया? अनइन्फोर्सेबल। रख लीजिए कागज अपने पास, सब कुछ साइन करवा करके, स्टैंप ड्यूटी भी लगा करके रख लीजिए। कल के डेट में आप जमीन पे कब्जा नहीं कर सकते, पोजीशन का राइट आपके पास नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेकर के कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट आपको पोजीशन नहीं दिलाएगा इस केस में। आइए, इसके बाद हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन। इसमें हमने देखा था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, या तो बोल करके या क्या करके? लिख करके। इंप्लाइड बोलिए, बिहेवियर या कंडक्ट या आपके एक्शन से वो चीज निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो हमने देखा भी था, बस पे बैठे हम, टिकट देना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, चाय पिया, आपको क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। ये हुआ बेसिकली। कुली आपका सामान उठाया, आपने कुछ नहीं बोला, कुली लेके जा रहा है, आप भी पीछे पीछे जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट है, आपको देना पड़ेगा। आइए, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, साइलेंटली। एक एग्जाम्पल दे दीजिए। एटीएम वाला, सबसे इंपॉर्टेंट एटीएम वाला। बस वाला तो मैंने बताया था आपको, डीटीसी की बस है तो टैसिट हुआ, ब्लू लाइन की बस पहले, अब नहीं हुआ करती है, तो उस केस में क्या है? ये आपका टैसिट नहीं, सिर्फ इंप्लॉयड कहलाएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक और वर्ड इसमें बोलिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट, नो रियल ऑफर, नो रियल एक्सेप्टेंस, दैट मीन्स नो इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या कहलाया हमारा?
ये हमारा कहलाया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था, आपको सामान कहीं पे मिला, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आप जो है वो पैसा किसी को भेज रहे थे, किसी दूसरे फ्रेंड के पास चला, या किसी अनजान आदमी के पास चला गया। फोन रिचार्ज किसी का कर रहे थे, लास्ट के डिजिट के गड़बड़ी के कारण किसी और का रिचार्ज हो गया, आपके पास राइट है कि आप उससे पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाया हमारा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाया। ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ सेम है, बस अंतर क्या हो रहा है, ऑफर और एक्सेप्टेंस कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। चलिए फाइन, वेरी गुड। आइए अब यहां पे हम आ गए किस पे, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में कह रहे हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही पार्टी ने अपने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस बस हो गया, एग्जीक्यूटेड। मैंने बोला था कि मैं आपको शिवांगी ये रिमोट दूंगा, शिवांगी ने कहा था सर हम आपको 100 रुपया देंगे, हम दोनों ने एक दूसरे को चीज दे दिया, काम खत्म। कह रहे हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई पार्टी है जिसने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस पूरा, मैंने जो है इनको रिमोट दे दिया, शिवांगी ने बोला सर परसों आऊंगी ना तो पैसे लेते आऊंगी, या ट्यूसडे आऊंगी ना तो पैसे लेते आऊंगी। मैंने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस किया लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो ये बेसिकली हो गया कैसा, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल ना, मैंने जो है वो इनको सामान दिए, मैंने बोला हाँ ठीक है तो आप भी परसों पैसे लेके आइएगा, मैं भी आपको परसों क्या करूंगा, ये रिमोट दे दूंगा। बस हमारे बीच में एग्रीमेंट हो चुका है, मतलब मैं भी किसी को नहीं बेचूंगा ये, और ना ही ये किसी और से खरीदेंगे। ये क्या हो गया हमारा, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आइए अब इस चीज के बाद हम पहुंचे थे ऑफर के बारे में, और ऑफर को हम जो है वो डिटेल में पढ़ना क्या किए थे, शुरू किए थे। और ऑफर जब हमने जानना शुरू किया था तो ऑफर के बारे में हमने कहा था कि आप अपने विलिंगनेस को जब बतलाते हैं तो वो क्या है, ऑफर। लेकिन इस ऑफर में हमने देखा था टाइप इसके, जनरल ऑफर किसके लिए है, हर वो शख्स के लिए है, बोलिए जो क्या करेगा, उस कंडीशन को पूरा कर देगा जो हमने ऑफर में दिया हुआ है। अगर मैंने बोला कि जो भी ये रिमोट लेना चाहते हैं 100 रुपए में आगे बढ़े, अब जो भी 100 रुपया लेके आएगा उसके लिए ऑफर क्या है, वैलिड है। अगर मैंने जो है वो बोला कि कुणाल ये 100 रुपए में मैं आपको दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पड़ोसी कौन है, हरिंदर, हाँ हिरेंद्र, इसका मतलब ये नहीं है कि हिरेंद्र बोलेंगे सर मैं भी तो उसी का दोस्त हूं, ये लो 100 रुपया मुझे दे दो, नहीं। मैंने जो है ये सिर्फ किसको बोला, कुणाल को बोला। एक पर्सन का अगर नाम बोल दिया तो उसके अलावा कोई भी और इस चीज को जो है वो क्या नहीं कर सकता, नहीं ले सकता है। ठीक है, क्रॉस ऑफर बताइए क्या था, हाँ सेम टाइम पे दो ऑफर आ जाए और दोनों ऑफर एक ही चीज के लिए हो। एक व्यक्ति जो बेचना चाह रहा था, 5 लाख रुपए में देवाशीष बेचना चाह रहे थे थार, इन्होंने बोला हृदय खरीदोगे 5 लाख में थार, चिट्ठी भेज दिया था दिल्ली, बेंगलोर रहते हैं ये हृदय, ये दिल्ली रहते हैं, इन्होंने भी चिट्ठी भेज दिया था बेंगलोर देवाशीष को कि मैं 5 लाख में आपका थार खरीदूंगा। इत्तेफाक से दोनों का चीज दोनों के पास पहुंचा। दिस शैल बी कंसिडर एज टू ऑफर्स, कॉन्ट्रैक्ट ये कहलाएगा टू ऑफर। ये जो है वो इसमें से कोई भी, और दो ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, कॉन्ट्रैक्ट किससे बनता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फिर हमने पढ़ा काउंटर ऑफर, जब भी किसी ने ऑफर दिया, सामने वाले ने जैसे ही कोई और ऑफर दिया, ये क्या कहलाता है, काउंटर, और पहला ऑफर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या, जैसे आपने बोला 5 लाख में मुझसे थार खरीदोगे, उसने बोला 4 में दोगे, जैसे ही बोला ये हो गया काउंटर ऑफर, और पहला 5 लाख वाला ऑफर खत्म। अब ये हुआ नया ऑफर कि 4 लाख में दोगे, अब सामने वाले को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर उसने बोला था छोड़ 4.5 में, फिर पिछला ऑफर क्या हो गया, कैंसिल, अब ये हो गया फिर नया ऑफर, इसको बोलते हैं क्या, काउंटर ऑफर। फिर हमने पढ़ा था स्टैंडिंग और व्हाट, कंटिन्यूइंग ऑफर, जिसका मतलब हुआ एक ऐसा ऑफर जो ऑफर तब तक वैलिड रहेगा जब तक उस ऑफर को वापस ना ले लिया जाए, चेंज ना कर दिया जाए। मैंने इसका एग्जांपल आपको गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह बताए थे, जिसमें सरकार ने किसानों को कहा कि आप लोग जितने दिन तक चावल लाते रहेंगे मैं इस रेट से खरीदता रहूंगा। अब जब तक वो कल को चेंज नहीं करते हैं, इसको विड्रॉ नहीं कर लेते, तब तक ये ऑफर क्या होता रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसको कौन सा ऑफर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर और ओपन ऑफर। चलिए इन चीजों को हमने पढ़ लिया था, और फिर हम और भी ज्यादा चीज पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में, ऑफर के बारे में। ऑफर को ही क्या बोलते हैं,
प्रपोजल। याद रखिएगा जितने भी चीज यहां पढ़ रहे हैं सब अलग अलग यूनिट में है, एक्सेप्ट ऑफर और किसको, एक्सेप्टेंस। वो इसी यूनिट में सबसे ज्यादा दिया हुआ है और उसी चीज को अब हम और डिटेल में पढ़ने जा रहे थे। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द? बढ़ा जाए आगे? ठीक है। देखिए यहां मैंने जो ये ब्रीफ लिखा है इसका पर्पस ये है कि अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि मेंशन एसेंशियल और बेसिक एलिमेंट ऑफ एन ऑफर, तो हम यहां से चिपका देंगे चीजों को, ये जो एक एक लाइन में पॉइंट दे दे करके लिखा हुआ है। लेकिन ये इतना ही नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे किसमें और तब आपको लेकर के आएंगे ब्रीफ में, क्योंकि यही सारे पॉइंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिए इन्हीं पॉइंट्स को मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ऐसे इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछेगा तो हमें दिक्कत ना हो, हम इनमें से जितने पॉइंट 8 मिनट में लिख सकते हैं उतने 8 मिनट में लिखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था, दोबारा भी बताऊंगा जब राइटिंग स्किल का आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना लिखें ये नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर के लिए आपके पास समय है 1 मिनट 40 सेकेंड। सो इफ इट इज ऑफ 3 मार्क्स यू हैव 5 मिनट। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास समय कितना है, 5 मिनट का समय है। अब आपका राइटिंग स्पीड अगर अच्छा है और आप ज्यादा स्टफ को लिखते हैं, ऑब्वियसली आप एडवांटेजियस पोजीशन पे हैं। दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कितने चीज को लिखना चाहिए। अब आप उसमें से जहां तक जा सके वहां तक क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो पहले हम किस में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, खुद ब खुद हमारा ब्रीफ कवर हो जाएगा, क्योंकि ब्रीफ तो बस पॉइंट्स है। तो देखिए जरा यहां आते हैं और यहां पे बात करते, सबसे पहला चीज कह रहे हैं द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड व्हाट। चलिए इसके सारे नाम बोल दीजिए, प्रोमिजर या क्या, और इसका कोई और नाम है, एक और नाम है, बोलिए। प्रपोजर। तो यहां पे जो है प्रपोजर, प्रपोजल तो हुआ जो वो प्रपोजल दे उसको क्या बोलते हैं, प्रपोजल। द ऑफर गिवन बाय द प्रपोजर इज कॉल्ड प्रपोजल। अरे ये प्रपोजल अच्छा नहीं है तुम्हारा, तो प्रपोजर, ऑफरर या प्रोमिजर, ये तीनों नाम है किनके, जो ऑफर दे रहा हो का, ठीक है। जो एक्सेप्ट करेगा वो हो गया प्रोमोजी, और बोलिए ऑफरी भी हो गया। और जब प्रपोजी और जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो एक और नाम हो जाएगा, क्या, नहीं एक्सेप्टर, ये बस अलग है। एक्सेप्टर और एक्सेप्टिव वर्ड नहीं, अगर वो कर लेगा तो वो एक्सेप्टर बन जाएगा। आइए अब यहां पे कह रहे हैं फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस व्हाट, विलिंगनेस। विलिंगनेस दोनों चीज का है, टू डू नॉट टू डू, ये ध्यान से समझिएगा। मैं यहां के एग्जाम्पल को कभी लेता हूं कभी नहीं भी लेता हूं, कि आपको थोड़े एग्जाम्पल यहां मिल जाएंगे, कुछ और हम बात करते हुए एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि एक बार आपको बच्चा पूरा का पूरा चीज पढ़ना ही रहेगा। जैसे आज जो बताया पढ़ के आते हैं अगले दिन, वहां तक के चीज को जरूर पढ़ के आइए। मैंने इतना ही आपको बोला है कि ब्रह्मांड का सबसे आसान में से एक कोर्स आप कर रहे हैं, नींद में भी रहेंगे तो CA में रुकने वाला नहीं है। ये रुक गया इमीडिएटली ई रिक्शा, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 40% लाना है एक सब्जेक्ट में और 50 एग्रीगेट लाना है, कोई कंपटीशन नहीं है। बस एक ही चीज मैंने बोला है, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लीजिए, यानी कि जितना पढ़ाया है अगले दिन बस उतने को क्या करके आइए, वहां तक का चीज रिवाइज, बस मेरे साथ साथ चलते रहिए, खुद ब खुद ठीक रहेगा। 2 दिन रिवीजन छोड़ दीजिए ना, फिर टफ लगने लगेगा, क्यों, बैकलॉग हो जाएगा आपके पास। अब आप बहाना बनाएंगे, ये नहीं ये समझ में आ रहा है लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं सीए अपना सिलेबस ना बदलने वाली है और ना ही आपके लिए स्टैंडर्ड को कम करने वाली है। आप रास्ता सोचिए, या तो आप स्टैंडर्ड ऊपर कर लीजिए या चुपके से निकल लीजिए, यही 2 तरीका है। तो यहां ध्यान रखिएगा, चीजों को सुनते वक्त ध्यान रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 80% आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 80% डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं है, 20% है। क्या पता धीरे धीरे और अटेम्प्ट आते आते उड़ा ही दे। सारा केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, देखिएगा आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप देखिएगा मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछ रहा है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत कम दिखेगा, बोला तो 20% में ही सारे हैं। बाकी 80% में जो हम लोग सिचुएशन नहीं बात करते हैं, ऐसा हो गया तो, आप जो बोलते हैं सर ऐसा हो गया तो, यही तो है आपका क्वेश्चन एग्जाम का। बस ये लिखना हमें सीखना है। तो देखिए, कुछ करने के लिए विलिंगनेस रखना और नहीं करने के लिए दोनों विलिंगनेस है।
कह रहे हैं कि सबसे पहले जो ऑफर दे रहा है वो अपना विलिंगनेस शो करेगा। किस चीज के लिए? टू डू या क्या? नॉट टू डू समथिंग। जैसे ऑफर आया, सर आप यहां पे बिजनेस लॉ पढ़ाएंगे। ये क्या करने के लिए? टू डू, करने के लिए आइए और यहां आकर के क्या पढ़ाइए? बिजनेस लॉ। सर आप कहीं और बिजनेस लॉ नहीं पढ़ाएंगे। अब बताइए ये ऑफर पढ़ाने के लिए या नहीं पढ़ाने के हैं? इस बार पैसे पढ़ाने के मिलेंगे या नहीं पढ़ाने के? हाँ जी, नहीं पढ़ाने के मिलेंगे। अगर मैं किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाऊंगा उसके पैसे दे रहे हैं, अगर इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊंगा तो क्या कर रहे हैं? इस यहां पढ़ाने के दे रहे हैं। तो याद रखिए ये ऑफर हमेशा आपका सबसे पहले ये एक विलिंगनेस होता है। मेरे में पहले विलिंगनेस है कि ये मैं जो है वो शिवांगी को बेचूं। अब इसके बाद की बात आगे, शिवांगी में भी ये विलिंगनेस कि वो इस रिमोट को क्या कर दे? खरीदे। तो ये हमेशा क्या है? एक विलिंगनेस है। अब सिर्फ विलिंगनेस से कुछ नहीं होगा, विलिंगनेस के बाद अगला पड़ाव क्या है? विलिंगनेस आप इस तरीके से बताइए कि सामने वाले से क्या लेना चाह रहे हो? एसेंट, यानी कि टू ऑब्टेन एसेंट, परमिशन लेना चाह रहे हो। उनका जो है वो परमिशन लेना चाह रहे हैं। किनका? अनदर पार्टी का, जो दूसरे पार्टी है। जैसे रामदीन का विलिंगनेस कि राम दुलारी उसे बहुत पसंद है, वो राम दुलारी से शादी मनाना चाहता है, ये उसकी इच्छा है, विलिंगनेस है। बट ये ऑफर नहीं है अभी। ये ऑफर तब कहलाएगा जब साफ साफ डंके के चोट पे रामदीन राम दुलारी को कहता है, राम दुलारी मुझसे शादी करोगी। बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज जाएगा, टी 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 टी। अगर उसने ऐसे बोला तो इसका मतलब वो पूछना चाहता है, परमिशन लेना चाहता है। लेकिन एक चीज बताइए, ये जो परमिशन लेना चाहता है, उनका जो एसेंट लेना चाहता है, इससे पहले उसके में विलिंगनेस आया होगा या नहीं? तो पहला स्टेप विलिंगनेस, और अगला स्टेप विलिंगनेस को मन में दबाने से ऑफर नहीं होगा, उसे क्या करना होगा? लेकिन एक्सप्रेस इस तरीके से करना। एक्सप्रेस ही तो किया, सामने जाके बोल रहा है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तुमसे शादी मनाना चाहता हूं। अब कैसे एक्सप्रेस करेगा? जान दे दे ना, घुटने पे नहीं, मैं बोला सास्तान लेट करके क्यों ना बोल रहा हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसे ऑफर नहीं मानेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ये ऑफर तब होगा जब वो ये बात को बोले इस तरीके से कि सामने वाले का क्या है? या तो हां आए या क्या है? ना आए। उसने बोला तुम मुझे बहुत पसंद हो, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये विलिंगनेस है। उससे ऐसे पूछना पड़ेगा कि उधर से या तो क्या हो, हां हो या। तो वो साफ साफ पूछे राम दुलारी से कि राम दुलारी मुझसे शादी करोगी। अगर ये पूछा, ये बोला, तो ये ऑफर है। ऑफर है, ऑफर से कहीं कोई जो है वो कंपल्सन नहीं है राम दुलारी के ऊपर, जब तक ऑफर किस में ना बदले? एक्सेप्टेंस में। तो अभी हम ऑफर पे ही हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए अब यहां पे कह रहे हैं एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज, सेम चीज है। कुछ करने के लिए कहना, यह भी एक ऑफर है। कुछ ना करने के लिए, यह भी क्या है? एक ऑफर ही है। ऑफर दोनों चीज के लिए हो सकता है, कुछ करने के लिए भी और कुछ ना करने। ये जितने भी ना वन लाइनर आपके हैं, बस यही आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये 200 नंबर का नहीं पूछेगा कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफर। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा यहां रखिएगा माइंड में कि किस तरह का क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई केस लॉ पूछेगा तो भी हम बात करते हुए चल रहे हैं, और अगर पूछा व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट, तो ये जो है 15-20 ये सब के बारे में लिखना पड़ेगा ना। तो ये नहीं कि एक को पकड़ के खींचे जा रहे, उसका एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। नो नीड टू गिव एनी एग्जाम्पल, ट्राई टू राइट एज मेनी प्रोविजन एज यू कैन। जितना हो सकता है क्या लिखिए? प्रोविजन लिखिए। और ये प्रोविजन ही था जो मैंने आपको बोला, विलिंगनेस। इस तरीके से पूछे कि सामने वाले का क्या ले रहे? एसेंट ले रहे हैं। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? कुछ करने के लिए भी और कुछ ना करने। रिपीट भी हो तो टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। एक जैसा लग रहा मत लिखिए उस पॉइंट को, अगले पॉइंट को लिखिए। हमारे पास n नंबर ऑफ क्या दिए हुए हैं? पॉइंट जो है वो दिए हुए। अच्छा, ना करने के लिए का एक एग्जाम्पल हो सकता है, आप देखिए कि कोई जो है वो दुकान खोला और वो छोटा सा मोहल्ला है, छोटा सा कॉलोनी है, उसी कॉलोनी में बगल में आकर के यहाँ पे मिश्रा किराना जी ने दुकान खोला, वहीं पे आकर के गुप्ता जी दुकान खोल रहे थे। तो मिश्रा जी बोले कि भाई आप ऐसा कीजिए ना, अगले वाले मोहल्ले में ओपन कर लीजिए, क्योंकि आजकल तो वैसे ही लोग ब्लिंकिट और बाकी का जमाना आ गया है, कम ही खरीदते हैं, और अगर दोनों लोग का यहीं पे रहेगा तो कितना बिकेगा। तो वो उनको ऑफर दे रहे हैं कि क्या आप अपना दुकान यहां से 1 किलोमीटर आगे खोल लेंगे?
अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं आपको 1 लाख दूंगा। अब बताइए, इस बार ऑफर दुकान खोलने के लिए दिया गया या वहां ना खोलने के लिए दिया गया? ये भी एक ऑफर है और उसने मान लिया, तो अब वहां अगर वो दुकान खोलेगा तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। आइए, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग व्हाट? लीगल रिलेशनशिप। साफ साफ कहा गया है, सोशल इन्विटेशन डज नॉट क्रिएट व्हाट? लीगल रिलेशनशिप। अब इस पे देखिए, अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी रहेंगे आगे चल करके। मान लीजिए कि, क्या नाम बच्चा भूल गया, मान्या। मान्या का जो है वो बर्थडे, नहीं बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे। क्या है? हैप्पी बर्थडे। उन्होंने जो है वो सबको बुलाया, तनिष्का को भी बुलाया, बाकी भी फ्रेंड को बुलाया। तनिष्का तो 7 बजे पहुंच ही जाएगी, क्योंकि वो तो सारे टीचर को डरा ही देती है कि सर कितने बजे छोड़ देना है, 7 बजे। बाकी लोग तो थोड़ा लेट सेट भी पहुंचेंगे। तो इन्होंने सबको बुलाया, सारे इनके पूरे बानर सेना पहुंचे। लेकिन अब सुनिए जरा, उसमें सब तो आए, लेकिन मान लीजिए कि शिवांगी नहीं आई। सबको इन्होंने बुलाया था, शिवांगी नहीं आई। अगर शिवांगी नहीं आई तो इन्होंने होटल में जो है वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग, प्लेट के अकॉर्डिंग किया था। 1000 रुपए सारे फ्रेंड पे पड़ रहे थे। अब इन्होंने वहां पे सबको बुलाया, ये वहां पे नहीं आई। ध्यान से सुनिएगा, ये वहां पे नहीं आई, इनका एक प्लेट का बिल बेकार गया, क्योंकि होटल वाले ने तो पैसा इनसे लिया ही, क्योंकि इन्होंने बोला था मिनिमम इतने होंगे, उसमें से ये नहीं आई। अब मुझे बताइए, क्या यहां पे तनिष्का शिवांगी को जो ऑफर दी थी वो एक एक्सेप्टेंस का पार्ट माना जाएगा? कहीं कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रीच होगा? कहा सबसे पहले तो ये ऑफर ही नहीं है। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो ऑफर है ये किस कैटेगरी में आता है? सोशल इनविटेशन के कैटेगरी में। और इससे कहीं कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता है। इसीलिए अगर वो नहीं भी आई तो क्या होगा? ये उनको लीगली इश्यू नहीं कर सकते हैं। कोई भी बच्चा चीफ गेस्ट भी रहेगा, यही तो होता है। कितने बार ऐसा हुआ है कि चीफ गेस्ट नहीं आए हैं, उनके ऊपर कोई फाइन पेनल्टी, किसी भी तरह का कंपनसेशन क्लेम नहीं होता है। क्योंकि याद रखिए, अगर कहीं पे आप कंसीडरेशन नहीं पे कर रहे हैं तो आपको कोई डिफेंस भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप आगे अभी आप लोग में नहीं है, बहुत आगे चल के मिलेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कोई सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराता है, इलाज के दौरान अगर उसकी डेथ भी हो गई तो उसको बाकी जो आपके एफआईआर दर्ज होना है दिस दैट होगा, लेकिन कोई भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन यही चीज अगर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है और नेग्लिजेंसी वजह है, सरकारी हॉस्पिटल में भी नेग्लिजेंसी हुआ, प्राइवेट में भी हुआ, आपको तुरंत इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंपनसेशन मिलता है। बहुत हैवी अमाउंट देना पड़ता है। तो है अलग अलग जगहों पे है, क्योंकि जब तक कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हुआ। एक्सेप्शन छोड़ करके मैं ही आपको एक्सेप्शन बताऊंगा, जहां पे नहीं है कंसिडरेशन फिर भी क्या माना जाएगा? तब भी जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट में पहुंचेंगे, वहां बात करेंगे। फिलहाल हमने जो बात की वो क्या है? ऑफर जो है वो जो दिया जाएगा, सोशल इन्विटेशन इज नॉट ऑफर, और कहीं पे ये जो है वो क्या नहीं करता है? लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट नहीं करता, इसीलिए इस ऑफर को ऑफर के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वेग। वेग का मतलब होता है जो चीज क्लियर ना हो उसको क्या बोलते हैं? वेग। डेफिनिट होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कहा शिवांगी आप मुझसे रिमोट खरीदेंगे। कौन सा रिमोट? ये देखिए 2 रिमोट तो यहीं पे है, 2-4 और इधर उधर रखे हुए होंगे, ये वैलिड ऑफर नहीं है। अगर मैंने बोला कि मुझसे आप 10 केजी आम खरीदेंगे, ये भी डेफिनेट नहीं है। आम की दुनिया भर का वैरायटी, मालदा, लंगला, लूल्हा, चौका, छक्का, इतना सारे आम है। कह रहे कि ये इतने सारे जो आम है, नहीं चौसा क्या क्या बोल रहे हैं। अब इतने सारे आम है, कहां पता चल रहा है कि कौन सा आपने बोला था? तो मुझे श्यू किस बात के लिए कीजिएगा? अगला चीज देखिए, क्या आप 10 लीटर ऑयल मुझे बेचेंगे या मुझसे खरीदेंगे? कौन सा ऑयल भाई? कोकोनट ऑयल, कोनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कौन सा ऑयल? तो इसीलिए ये क्या है? डेफिनेट नहीं है। आप मुझसे बुक खरीदेंगे, ओ भाई कौन सा बुक? ये सब क्या कहलाया? ये वैलिड ऑफर नहीं। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, किस पॉइंट को, वो ध्यान रखिएगा, ऑफर। और जब आप ऑफर पढ़ रहे हैं तो बच्चा बिल्कुल तय है, इसमें एक्सेप्टेंस इन करता ही रहेगा। एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे तो ऑफर जो है वो इन करता रहेगा, क्योंकि दोनों तो कहिए एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं। तो जहां हम ऑफर बोल रहे हैं, अगला स्टेप ही तो इसका क्या बन करके आएगा?
एक्सेप्टेंस बन के आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए, कोई चीज रिपीट भी हो रहा है तो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें देखना है कि एग्जाम में हमसे क्या पूछ रहा है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफर लिखेंगे ये चीज। अगर ये कुछ कुछ मिलता हुआ चीज भी रहेगा एक्सेप्टेंस में, तो एक्सेप्टेंस में पूछा तो एक्सेप्टेंस में हम लिखेंगे। अगले चीज को देखिए, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू, एकदम ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट केस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, कह रहे हैं कि अगर एक्सेप्टेंस किसी ने कर लिया, लेकिन कैसे किया वो देखिए। इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, इसका मतलब है कि ही इज नॉट अवेयर विथ द ऑफर बट एक्सेप्टेंस हैज बीन मेड। आइला, ये कैसे हो गया? ऑफर उसे पता नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, ये जो है वो एक्सेप्टेंस हो गया। कहा ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करेगा? बोला बिल्कुल ही नहीं। ऑफर हमेशा पहले कम्युनिकेट होना चाहिए, उसके बाद सामने वाले का क्या आना चाहिए, एक्सेप्टेंस आना चाहिए। अब देखिए ये सिचुएशन क्या था, एक बच्चा खो गया। बच्चा जब खो गया, यही है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, मैं इस कैरेक्टर को छोड़ के बस बात कर रहा हूं। बच्चा जब खो गया तो हाँ हाँ बच्चा, ये असली है, ये असली है। वो रामदीन रामखिला मुझे, मैं बोलता हूं जहां पे केस लिख के लिखो ना, वो हमेशा असली रहता है। तो ये जो है वो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, और मैंने आपको बताया था जो केस फाइल करे उसका नाम पहले लिखा जाता है। जो अपना बचाव कर रहा हो उसका नाम क्या लिखते हैं? तो जब भी ऐसे लिखा हुआ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, इसका मतलब है केस किसने फाइल किया? लालमन शुक्ला ने। बचाव कौन कर रहा है? इसका मतलब गौरीदत्त के अगेंस्ट उसने क्या किया, केस फाइल किया। तो अब सिचुएशन ये कि पर्सन का बच्चा खो गया, गौरीदत्त का। उसने जो है वो अपने नौकर को बोला कि भाई लालमन शुक्ला को कि जाओ भाई क्या करो, ढूंढ करके लाओ, बाबा खो गया है। गया वो बाबा को ढूंढने, बच्चा को ढूंढने। लोग नहीं छोटे बच्चे को बोल देते बाबा, तो जाओ भाई इसको ढूंढ के लाओ। तो वो ढूंढने के लिए गए। याद रखिएगा मैंने क्या बोला है, ओए चमकने वाले, बात पूरा पूरा सुनना है, साइकोलॉजिस्ट हूं, इसीलिए जो बोलूं मैंने आपको बोला है, पूरी बात को नहीं सुनिएगा। अगर आपका कंसंट्रेशन 99% है तो आप मुश्किल से जो है वो 30% रिटेन कर पाएंगे। अगर 99% कंसंट्रेशन से क्लास में 30%, 100% रहेगा तो 90+ को जो है आप समझ पाएंगे। इतने का बच्चा अंतर होता है। पेन लाया कीजिए, अगर अगल बगल वाला कुछ भी पूछे भोंक दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। गर्दन से नीचे मारिए, गर्दन के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाता है, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। उससे नीचे मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। हाँ ठीक है, नहीं वैसे आप तो कुछ ऐसा करते ही नहीं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आप भी खोल के बैठिए। आप, मैं तो बोलूंगा 2 लेकर के आया कीजिए दोनों साइड के लिए। अगर दोनों साइड लोग बैठे तो कुछ मत किसी, आप एक बार मान के तो देखिए। मैंने तो बोला हुआ है कि कुछ भी कर लीजिएगा, पेपर में नहीं रुकिएगा, लेकिन बशर्ते मानिए, मान कर तो देखिए। जैसे ही आप डेविएट कीजिएगा, देखिए ये पेन खोल के बैठे हैं जिनको खुद पेन भोंकने की जरूरत है। एकदम ध्यान से जो है वो सुनिएगा, आप ही के लिए तो इतना कहानी सुनाना शुरू किया। ऐसे करके पहले सीधा बैठिए, तो क्या नाम है बच्चा? हाँ ऐसे बैठिए। आप पोजीशन ही उनकी तरफ बनाए हुए हैं कि कुछ होगा तो हमला कर ही देना है उन पे। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अब कह रहे इस जगह पे अगर इग्नोरेंस में हुआ एक्सेप्टेंस, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। बच्चा खो गया, मालिक ने बोला जा भाई ढूंढ करके ला बच्चे को, वो गए। इधर मालिक देख रहे हैं कि लेट हो रहा है, अभी तक बच्चा मिला नहीं है। किसी ने उनको सलाह दिया कि कुछ इनाम रख दीजिए तो जल्दी बच्चा मिल जाएगा। ज्यादातर केसेस में ऐसा हुआ है। तो उन्होंने पोस्टर वगैरह छपवाए और जहां तक हो सका गली से, मोहल्ले से आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे ही तो जाएंगे, और बहुत दूर तक जो है वो लगा करके आए कि जो ढूंढ के ला देगा 1 लाख रुपए का इनाम। अब ये 1 लाख रुपया मनगढ़ंत है, ठीक है ना, क्योंकि उतनी बात आपको भी याद नहीं रखनी, आपको याद रखनी कि रिवॉर्ड है उस पर। अब उन्होंने वहां लिख दिया। जब नौकर जा रहा था बच्चा को ढूंढने के लिए, तो उसे नहीं था पता इस बारे में। सुन रहे हैं? फोन वगैरह कहां रखते हैं? सजाए मौत है, बैग के भीतर रखिए, बैग के अंदर। हाँ, अब देखिए कह रहे कि लालमन शुक्ला जो क्या थे, नौकर, गौरीदत्त क्या थे, मालिक। अब बच्चा नहीं मिला, पोस्टर छपवाया,
संजोग देखिए कि नौकर को बच्चा मिल गया बहुत आगे चल के, तो वो उसे लेकर के आ रहे थे, हाथ पकड़ के, छोटा बच्चा था तो आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे। क्यों आंख चमका? दिख रहा है उसमें 1 लाख का क्या है, इनाम है, जो क्या लाएगा, बच्चा ढूंढ के लाए। बच्चा तो इनके हाथ में ही है, इसीलिए इनकी आंखें चमक रही पोस्टर देख करके। गए और कहते मालिक ढूंढ लिया बच्चे को, दे दो 1 लाख का इनाम। चल हट, ये ढूंढ के लाए, क्यों चल हट। कोर्ट में चला गया बंदा, पोस्टर उखाड़ करके ही, एक नहीं दो दो पोस्टर उखाड़ के, हुजूर मार डाला, हमने इनके बच्चे को ढूंढा और ये पैसे देने से क्या कर रहे हैं, जबकि ये देखिए यही इन्होंने इनाम रखा था। तो जो है वो जज ने पूछा कि भाई तुझे ये पता था कि इनाम है जब जा रहा था बच्चे को ढूंढने? नहीं नहीं मुझे कहा, उस समय तो बस हाय तौबा मचा हुआ था, बोले जा बच्चे को ढूंढ के ला। पता कब चला? जब बच्चे को लेकर के आए। यानी कि पहले एक्सेप्टेंस बाद में ऑफर। बोला इना चल बे, ये जो है वो कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए है पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए। और अगर ऑफर आप तक कम्युनिकेट नहीं था और आपने एक्सेप्टेंस कर भी लिया, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और सामने वाला पर्सन इस चीज के लिए लीगली जो है वो ऑब्लाइज नहीं है। क्लियर? हाँ, इसी को लिटिगेशन बोलते हैं। आप फिर लिटिगेशन में जा रहे हैं, साबित कर दीजिए। आप साबित कर दीजिए कि मैं जब जा रहा था उससे पहले पोस्टर टंगा हुआ था, तो ये क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तभी तो कोर्ट में नहीं साबित हो पाया। उससे जब पूछे, देखिए हमेशा वही तो होता है, इग्नोरेंस। उस पर्सन को नहीं था पता क्या जवाब देना। अगर वो कोर्ट ने पूछा तो जज ने कि जब तू बच्चे को लेने जा रहा था तो बता गौरी लालमन शुक्ला, क्या तुझे पता था कि 1 लाख का इनाम है? तो उसने क्या बोला, नहीं माय लॉर्ड, नहीं था पता, मैं आया तो देखा पोस्टर, उखाड़ के ले आया आपके लिए भी। तो यही तो आप जब कोर्ट में जाते हैं ना, तो सबसे पहले जज यही पूछता है, डू यू प्लीड गिल्टी और इनोसेंट। आपको मौका देता है, बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपसे गलती हुई है। हाँ तो अलग तरफ से केस चलता है, ना तो अलग डायरेक्शन में। पहले तो पूछा ही उससे, तो उसने तो सही बोला, जो सही था वो उसने बोला। हर बात को तो साबित ही करना है। लेकिन अगर ये चीज साबित हो गया कि ऑफर कम्युनिकेटेड, जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब वो साबित हो गया, हमेशा यही है जब आप लॉ पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाले को रिलीफ नहीं मिलेगा। आइए, इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। कर ही लिया हमने। आइए, इट मे बी व्हाट, कंडीशनल। क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा आपको एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस का सबसे पहला रूल, इट शैल नॉट बी कंडीशनल, इट शैल बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। लेकिन ऑफर आपका क्या होगा, कंडीशनल भी हो सकता है। यानी कि मैंने कहा कि मैं जो है ये तब बेचूंगा, 100 रुपए में रिमोट उसको दूंगा जो 50-50 के 2 नोट लेकर के आएगा। पता नहीं क्यों ढीला हो गया मेरा दिमाग, 50-50 के 2 नोट चाहिए। या मैं बोल रहा हूं कि जब 10-10 रुपए के 10 नोट लेकर के कोई आएगा। अब अगर आप 10-10 रुपए के 10 नोट लेकर के नहीं आए, तो इसका मतलब आपके लिए ऑफर वैलिड, और आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि ये देखो ना सर, आ तो गए हैं, आपके पास 100 का नोट है, वो नहीं होगा। या आप आए हैं और ऐसे जो है वो फोन दिखा रहे, नाम भूला आपका, क्या नाम देवाशीष के पीछे, सभ्य, सभ्य ना, सभ्य जो है वो लेकर के ऐसे फोन ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ सर, निकालना अपना QR कोड, क्या करना है, 100 रुपए ट्रांसफर करने। मैंने क्या बोला, मुझे 10-10 के क्या चाहिए, या मैंने बोला कि मुझे कैश चाहिए। तो कहने का मतलब, या अगर कोई डील हो रहा है और मैंने बोला कि नहीं मुझे कैश ही अब नहीं चाहिए, मुझे आप RTGS करो, मुझे आप नेफ्ट से ट्रांसफर करो, तो ये कंडीशनल हो सकता है। और अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो दिस ऑफर इज नॉट फॉर यू। यानी ऑफर क्या हो सकता है, 2 टुक लैंग्वेज, ऑफर कैन बी। बस ये समझने के लिए मैं इतना बोला, बात बस इतना ही है कि ऑफर क्या हो सकता है, कंडीशनल। पहला चीज विलिंगनेस ऑफर के लिए, दूसरा चीज एसेंट, क्या लेना, परमिशन। ऑफर हमेशा कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर क्या होना चाहिए, सामने वाले को कम्युनिकेट होना चाहिए। लेकिन ये कुछ करने के लिए भी हो सकता है और ना करने के लिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है, ये कंडीशनल भी हो सकता है। आइए और देखिए, ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू
एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है आप किसी को ऐसे ऑफर नहीं दे सकते हैं कि अगर आपने ये नहीं माना ना तो मैं मानूंगा आपके तरफ से हां है। ऐसे ऑफर नहीं दे सकते हैं। ऐसे में तो मान लिया जाएगा कि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप ये नहीं बोल सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने 2 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं मानूंगा आपकी तरफ से ना है, ये चलेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आपने जो है वो अभी 2 दिन में नहीं बताया तो इसका मतलब आपकी तरफ से मैं क्या मानूंगा, हाँ मानूंगा। ऐसे ऑफर आप नहीं दे सकते हैं। और ऐसा इसीलिए किया ताकि कोई भी जो है वो सिर्फ इस चीज के कारण कि रिस्पॉन्स नहीं कर पाया किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाए, कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए आप ये कह देना कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी तरफ से क्या है, हाँ है, ये वैलिड नहीं है। ना वाला चल सकता है कि अगर आपने 7 दिन में जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब अब आपको जो है वो ये सामान लेना नहीं है, तो वो ऑफर रिवोक माना जाएगा। करेंगे आगे रिवोक में बात। आइए, द ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और क्या हो सकता है, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने पहले भी ये बात किया हुआ है। कार्बोलिक वाला क्या था, बताइए। कार्बोलिक वाला केस क्या था, जनरल था या स्पेसिफिक? जनरल था। उसने बोला था ना कि जो भी मेरे स्मोक बॉल का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, उसे क्या नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो वो क्या हो गया, जनरल था। स्पेसिफिक तो वो था जिसमें हमने चेयर वाला एग्जांपल किया था, जिसके नाम से बोला, वोल्टन वाला वो था, उसमें जो है उसी को एक्सेप्ट करना था। ऑफर में भी एक्सप्रेस और क्या हो सकता है, वही चीजें रिपीट होगी जो बहुत शुरू में हमने किया था। साफ साफ बोल करके किया तो क्या हो गया, कंडक्ट से हो रहा है तो क्या है, कोई आया बच्चा साफ करने लगा कार को, ये जो है वो इंप्लॉयड है। वो साफ कर रहा है, अब आपको नहीं चाहिए तो बोल दीजिए नहीं नहीं साफ मत करो, वो तो अपना ऑफर दे रहा है कि मैं कार साफ कर दूं, यही हुआ मतलब। कुली आया सामान उठाया, आप बोल दीजिएगा छोड़ दे, छोड़ देगा वो। इसका मतलब ये क्या था, ऑफर उसके तरफ से क्या था, इम्प्लॉयड। पूछ करके चीज हो रहा है, मैं आपका इतना सामान यहां पे पहुंचा दूंगा, इतने रुपए लूंगा, ये सब आएगा। बहुत अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई है, आएगा। चलिए अगला चीज देखते हैं। ऑफर में भी एक्सप्रेस क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, इंप्लॉयड हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे कुछ एस्पेक्ट को ध्यान से देखिएगा। कभी कभी हमें लगता है कि ये चीज ऑफर है, बट वो ऑफर नहीं होता है, वो हमें इनवाइट करता है कि आप आइए और आप आकर के ऑफर दीजिए। कुछ चीजों को हम ऑफर के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, जैसे ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैजुअल इंक्वायरी या ए प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टीजमेंट। अब ये सब एक एक करके बताता हूं आपको, इसके एग्जाम्पल पे चलते तब आप समझिएगा क्या ये कहना चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आपने कोई जो है वो
स्टेटमेंट दिया या इंटेंशन आपका था, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि हमारे कॉलेज के जो बच्चे 95% जो है वो मार्क्स लाएंगे, उनको जो है हम स्कॉलरशिप देंगे। क्या देंगे? स्कॉलरशिप देंगे। या मान लीजिए कि फादर जो है वो अपने बच्चे को कहता है कि मैं जो है वो आपको अपना प्रॉपर्टी देना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, ये बस इंटेंशन है। क्या है? कल को फादर ने अगर आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं किया तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पापा आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि उन्होंने बस अपनी इच्छा बताई थी, इंटेंशन बताया था कि मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा अगर मुझे लगेगा कि आप सही से रह रहे हो। ये नहीं कि पता चलेगा कि सारा का सारा आप 4 बॉटल वोडका का काम मेरा रोज का, पैसे दूंगा और हर दिन जाकर के 4 को बढ़ा करके 8 कर लेंगे, तो बोलेंगे कि रहने दो तब तक, जब तक मैं जिंदा हूं कुछ दिन तो अपने प्रॉपर्टी देख लूं, बाद में तो पता है वोडका में ही जाना है। तो कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने ऐसा बोला तो ये उनका इंटेंशन था। कॉलेज में अनाउंसमेंट किया गया स्कॉलरशिप देंगे जिसको इतने मार्क्स आएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये क्या है? अनाउंसमेंट। बहुत थिन लाइन है किसके बीच में? ऑफर और अनाउंसमेंट के बीच में। तो कोई भी चीज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, अनाउंसमेंट, दिस शैल नॉट बी कंसिडर एज व्हाट? ऑफर। ये ऑफर नहीं माना, ऑफर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब बताइए क्या है? इसका मतलब आपको लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। 95% आपको जो है वो मार्क्स आने के बाद अब उनकी मर्जी है वो स्कॉलरशिप दें या ना दें। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये ऑफर नहीं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तब तो आप हमेशा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन। अब देखिए ये सिचुएशन क्या था, ये पूरा का पूरा केस क्या है। कहा गया कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो ऑफर नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि पूछा गया कि आपके पास सबसे सस्ता पेन कितने रुपए का है, ये पूछा गया। एक कंपनी ने जो है वो ये चीज पूछा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। ये वो कंपनी है जो मार्केटिंग की कंपनी है, जो दूसरे के प्रोडक्ट को खरीद करके बेचना चाहती है। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर से पूछा कि आपके पास सबसे सस्ता पेन कितने रुपए का है। उनके तरफ से जो है वो जवाब आया 9 रुपीज का। कितने रुपए का? 9 रुपीज का। साथ में उन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी पूछा था, और वो दूसरा क्वेश्चन जो था वो था कि क्या आप मुझे वो पेन जो है वो बेचेंगे। दूसरे क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं आया, और उन्होंने कहा कि ये तो एक्सेप्टेंस है, क्योंकि हमने पूछा कि सबसे सस्ता पेन कितने का है तो उन्होंने बोला 9 रुपए का। इसका मतलब वो पेन हमें 9 रुपीज में बेचना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, नॉर्मल कॉमन सेंस से चलिए, क्या इसका ये मतलब है? आपने किसी से पूछा कि आपके दुकान में सबसे सस्ता पेन कितने रुपए का है, दुकानदार ने बोला 9 रुपीज का। इसका मतलब दुकानदार ने यह कब बोला कि मैं 9 रुपीज में आपको देने को क्या हूं? तैयार हूं। क्या आपने ये पूछा था कि आपके पास जो पेन 9 रुपए का है क्या वो आप मुझे बेचेंगे? अगर इसका जवाब वो देता तब जाकर के ये क्या होता? कॉन्ट्रैक्ट होता। तो इस केस में किसी क्वेश्चन का जवाब देना ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। बस यही बताना चाह रहा है कि क्वेश्चन का जवाब देना। अब ट्रेन जो है वो कितने बजे आएगी, इसका मतलब क्या बोला? ट्रेन इतने बजे आएगी ही नहीं, ये बताया कि ये ट्रेन के आने का समय ये है। ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर ये इतने बजे नहीं आई तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, या अगर आपका डिले हुआ तो उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूंगा। ये सब बातें नहीं हुई है। टू आंसर अ क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर। किसी चीज का कोई कोटेशन वगैरह भेजना कि हमारे पास इस प्राइस में सामान मिलते हैं, इट डजंट मीन कि सामने वाला बोला कि मैं आपको इतने में सामान दूंगा। अब आप ना ऑफर दीजिए, मैंने तो दे दिया, अपना पूरा का पूरा कैटलॉग दे दिया कि हमारे पास इतने इतने रुपए में ये सामान क्या है? अवेलेबल है। ये ऑफर नहीं है। दिस इज ओनली इन्विटेशन टू ऑफर। इसको क्या बोलते हैं? आप इस बार सामने वाले को ऑफर दे रहे हैं कि देखिए हमारे पास इन दामों में चीजें अवेलेबल है, अगर आपको लेना है तो आप ऑफर दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। करते हैं अभी बात इस पर, डिटेल बात कर। मेयर स्टेटमेंट, इसी क्वेश्चन का जो है वो इसी केस का जवाब है। मेयर का मतलब क्या होता है? ओनली। क्या बोलते हैं? ओनली। ओनली स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस at which the vendor would sell contain no implied contract to
सेल। सिर्फ ये जवाब देना कि हमारे पास सबसे सस्ता पेन इतने का है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को मान गए और उतने पे पेन बेचने को क्या है, तैयार हैं। यहां पे कह रहे स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, दुकान पे गए, प्राइस टैग लगा हुआ है। दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, ये ऑफर नहीं है। बेसिकली ये क्या बनता है, ये है एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। यहां पे कह रहे द पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर, रादर इनवाइट द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। अब यहां से बात को जरा समझिएगा, क्योंकि यहां से एक टर्म है इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। कहा गया कि अगर आप दुकान में जाते हैं और वहां पे प्राइस टैग लगा हुआ है, अगर उस पे लिखा हुआ है 5,000 रुपया एंड यू आर रेडी टू पे 5,000 रुपीज, इट डजंट मीन कि आपके तरफ से एक्सेप्टेंस हुआ है और उनके तरफ से ये ऑफर था। ये उनके तरफ से क्या था, इन्विटेशन टू ऑफर। आप जाइए, प्राइस टैग देखिए और आप बताइए आप उसे कितने में लेना चाहते हैं। आपने उस शर्ट को उठाया और बोले भैया ये दे दोगे 3,500 में? नहीं सर, अभी इतना इस पर डिस्काउंट नहीं है। इसका मतलब आपके तरफ से ऑफर था, उन्होंने बस आपको क्या किया था, इनवाइट किया था कि आइए देखिए हमारे यहां सामान है, बताइए कितने कितने में आप क्या करना चाहते हैं। जो प्राइस दिया हुआ है दैट इज द इंडिकेटिव वन, दैट प्राइस इज व्हाट। अगर वही प्राइस होता तो मुझे बताइए, आप दुकान में जाते, जो प्राइस टैग पे लिखा रहता है उसी टैग पे हमेशा लेके आते हैं। कितनी बार उस पे सेल लिखा रहता है, आपको 10%, 20%, तो आगे तो बात होगी। कितने बार तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो भी आप बार्गेन करके कम में ले लेते हैं। कितने बार ऐसा भी होता है जो प्राइस लिखा हुआ है उसी प्राइस पे मिलता है। तो कहा गया, इसीलिए तो बोला ये इन्विटेशन टू क्या है, ऑफर है। रास्ता किसी भी तरफ जा सकता है, जितना दाम है उससे कम में मिल सकता है, जितना प्राइस है उससे बहुत कम में, कभी कभी आधे दाम में सामान मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो हमने एक इंडिकेटिव प्राइस दिया। अच्छा एक चीज बताइए, अगर कहीं पे जो है वो साफ तौर पे लिखा हुआ है फिक्स प्राइस शॉप, नो बार्गेन एट ऑल, अब बताइए, अब अगर उसके बगल में प्राइस लिखा है तो ये इन्विटेशन टू ऑफर है या ऑफर है? अब ये बच्चा ऑफर है। लेकिन अगर एग्जाम में कभी भी पूछे तो एजम्पशन बिना लिए हुए आप ये नहीं, अगर एग्जाम में नॉर्मल दे कि इन अ शोरूम देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल देयर एंड एवरी प्रोडक्ट इज हैविंग देयर ओन प्राइस मेंशन्ड, पॉसिबल? इज इट एन ऑफर? योर आंसर शुड बी एब्सोल्युटली नो। एक्सेप्शन को लेके नहीं चलते हैं। जब पूछता है बच्चा, हम लोग पूछते हैं कौन सा जो है वो आपका जो है वो, आप एक एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, हम लोगों ने पूछा। किसने प्रपोज नहीं किया? मेरा नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुनिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया कि प्राइस टैग इज मेंशन ऑन द प्रोडक्ट, वेदर इट इज एन ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर, आपका आंसर अनडाउटेबली होगा इन्विटेशन टू। जब तक वो ये ना दे दे कि इट इज अ फिक्स प्राइस शॉप वेयर इट इज मेंशन दैट नो बार्गेन एट ऑल, तब ये क्या होगा, तब ये ऑफर। मैंने आपको बताया कि अगर कुछ ना दे तो अपने मन से एजम्पशन नहीं लेंगे। सर हम तो एजम्पशन ले लिए थे, क्या कि ये फिक्स प्राइस शॉप था तो मुक्का खा, नहीं लेना ऐसा एजम्पशन। अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का रहे तो आप उसमें लिख कर सकते, पहले नो लिखिए और तब नोट में लिखिए। बट इफ इट इज व्हाट, a fixed price shop where it has mentioned that no bargain at all, then it shall be considered as what, offer. In general कहीं पे भी कोई चीज डिस्प्ले में लगा हुआ है, जितने भी जगह, ये ऑफर नहीं है, ये क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। और सुनिए, ऑक्शन में, ऑक्शन सेल हो रहा है, ऑक्शन सेल में जब आप जाते हैं तो ऑक्शन सेल में जब ये जाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है। वहां पे उन्होंने बस एक प्राइस बैंड दे दिया कि 1,000 से कम या 1,00,000 से कम की बोली नहीं होगी। अब मुझे बताइए, अगर ये इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होता तो कोई बोलता मेरे तरफ से 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, वो क्या है? अगर हमने पहले ही ऑफर दे दिया तो सामने वाला बंदा हां या नहीं तो बोलेगा। तो ये बेसिकली क्या था, इन्विटेशन टू, you are inviting people कि come and please mention what is your offer price। ऑक्शन में हम यही तो बोलते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए और आकर के बताइए बॉस कितने में आप क्या करना चाहते हैं।
कितने में ये सामान खरीदना चाहते हैं, आप प्राइस बताइए। तो ये सब क्या है, इनविटेशन टू। याद रखिए हमेशा इनविटेशन टू ऑफर जो आपका, देखिए ये जो है आपका व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू व्हाट, ऑक्शन। तो ये क्या हो गया, ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर। और कुछ चीज देखिए, अभी आपने सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत जान रहे हो, जोमेटो का पब्लिक ऑफर आया था, 7-8 महीने हो गए, जिसमें उन्होंने जो है, जब भी कोई पब्लिक ऑफर आता है तो आप देखिएगा उसमें प्राइस रेंज लिखा रहता है। मान लीजिए कि 500 से लेकर के, एज्यूम कर लेते 500 से लेकर के उन्होंने लिखा 600 के बीच में, बताइए आप कितने में लेना चाहते हैं, आप लिख करके भेजिए। अब ये क्या हुआ बताइए, ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। आप बताइए कितने में आप अब ये हुआ ऑफर। अब कंपनी इसको एक्सेप्ट करे तो ठीक, ना करे तो नहीं मिलेगा आपको शेयर। लेकिन पहले जो उन्होंने दिया था वो ऑफर नहीं था, क्योंकि ऑफर के बाद अगला ऑफर नहीं होता है, ऑफर के बाद क्या होता है, एक्सेप्टेंस। तो आपको जब उन्होंने बोला तो आपने, ऑफर अगर था तो आप एक्सेप्ट करते ना, ये ऑफर नहीं था, ये क्या था, इनविटेशन टू ऑफर। इसीलिए आपने अपना ऑफर दिया कि भाई मुझे जो है वो 550 पे मंजूर है, मैं 550 में लेना चाहता हूं, हो गया, ये ऑफर है। अब कंपनी तय करेगी कि आपको 550 में देगी, या 600 वाले को देगी, या 500 वाले को देगी, किसको देगी। क्लियर है ये चीज, इसीलिए लिखा गया प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी। प्रोस्पेक्टस के बारे में आप पढ़िएगा, जब आप पहुंचिएगा इंटरमीडिएट में तब बताऊंगा। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ऑफर डॉक्यूमेंट के कैटेगरी का है। ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं जब कोई कंपनी किसी को कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए ऑफर देती है, तो कंपनी अपने बारे में बताती है कि मैं चीज हूं या चाइनीज। मतलब आप यहां पैसे लगा रहे हैं तो आप जान तो लीजिए कि कंपनी का कितना प्लांट मशीनरी है, कंपनी में कैसे लोग जो है वो डायरेक्टर हैं, सारे लोग क्वालिफाइड हैं या नहीं है, कंपनी का पहले का कितना जो है वो प्रॉफिट रहा है। इन सारे चीज के बेसिस पे आप क्या करेंगे, इन सारे चीज के बेसिस पे आप तय करेंगे कि आपको इस कंपनी में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मंजीत कुछ सोच रहे हैं, मंजीत ही ना, मंजीत ही ना, परमीत कुछ सोच रहे हैं बच्चा। अच्छा, चिंता वगैरह मत कीजिएगा, समय पे सबकी शादी वगैरह सब हो जाएगी, बाल बच्चों के बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी सारा ध्यान इधर दे दीजिएगा। देखिए, तो हम लोग बेसिकली कह रहे हैं कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर ये दो अलग अलग चीज है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज व्हाट, नॉट एन ऑफर। अब इसी को जरा सा हम देख रहे हैं, टेबल मैनर में देखते हैं, किस चीज को, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। आइए जरा देखिए यहां पे सेम चीज को वहां पे कैसे लिखा गया है, लैंग्वेज में, और इसी को हमने किस फॉर्म में लिखा, टेबुलर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपके एग्जाम में कहीं डिस्टिंग्यूश करने वाला क्वेश्चन पूछे, तो डिस्टिंग्यूश क्वेश्चन वाले में आपके पास दो तरीके हैं, एक 2 कॉलम और एक है 3 कॉलम। यहां पे देखिए कितने कॉलम में है, 3 कॉलम में। बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है कि आप 3 कॉलम में ही दें, बस सेंटेंस पूरा लिखिए, 2 कॉलम इज सफिशिएंट। यानी कि ये जो आपने बेसिस लिखा है ना, ये वाला आप उड़ा सकते हैं। अगर आपको इसको याद रखने में दिक्कत है तो मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन लिखते वक्त जब आप लिखेंगे तो वो कंपैरिजन पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन का मतलब हुआ, अगर इधर हमने कुछ बोला तो इसके पैरेलल में ही इधर लिखेंगे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इसके ठीक क्या लिखेंगे, पैरेलल में ही लिखेंगे। दोबारा जब आपको बताऊंगा राइटिंग वाला तो उस समय भी बताऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन ऑफर इज फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, विलिंगनेस। जो कौन देता है, ऑफरर। और कह रहे टू बी बॉन्ड बाय द ऑफरर शुड द अदर पार्टी चूज टू एक्सेप्ट इट। और अगर सामने वाले ने उसको मान लिया तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, अकाउंटेबल हो जाएंगे। बट यहां पे कह रहे हैं वेयर पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग इज फाइनल विलिंगनेस proposes certain term on which he is willing to what, negotiate, willing to negotiate. It doesn't make an offer but only invite the other party to make an offer. यही बेसिकली है आपका invitation to offer. If a person who makes the statement has the intention to be bound by it, तो ये क्या कहलाया, अगर किसी का इंटेंशन ही है कि मैंने बोला कि क्या आप ये मुझसे 100 रुपए में खरीदेंगे, तो मेरा यहां इंटेंशन है, अगर आप हां बोलिएगा तो मैं जो है वो बाउंडेड हो गया, यही मेरा इंटेंशन है।
तो ये क्या होगा, तब ये होगा ऑफर। और अगर मेरा ये इंटेंशन नहीं है तो इफ ए पर्सन हैज द इंटेंशन ऑफ निगोशिएटिंग ऑन द टर्म, तो ये क्या कहलाएगा, इन्विटेशन टू ऑफर कहलाएगा। एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहले और सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में। प्रेसिडेंट वर्ड यूज करें, इसका मतलब ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट, कहा ऑफर कभी भी किससे पहले नहीं हो सकता है, इन्विटेशन टू ऑफर से पहले नहीं हो सकता है। इसका मतलब है पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑफर। बस इसी लाइन को दूसरी तरफ लिख रहा है, एन इन्विटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट व्हाट प्रेसिडेंट टू ऑफर। यह किससे पहले होगा, हमेशा ऑफर से पहले होगा, इन्विटेशन टू ऑफर, उल्टा नहीं होगा। आइए अब अगर हम यहां पे ऑफर के बारे में देखते हैं तो क्या निकल करके आया, ऑफर कैन बी मेड। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है नॉट टू डू, एब्स्टिनेंस किसी को किसी काम से रोकना एब्स्टिनेंस कहलाता है। और एक्ट मीन्स क्या, करना, किसी काम को करने के लिए जो है वो कहना, ये भी ऑफर है। किसी को कोई काम करने से रोकना, ये भी एक क्या है, मैंने आपको बोला कि पढ़ाइए, ये एक्ट हुआ। एब्स्टिनेंस, मत पढ़ाइए कहीं, ये क्या हुआ, नॉट टू डू को ही क्या बोलते हैं, एब्स्टिनेंस बोलते। थोड़ा बहुत वर्ड जानना पड़ेगा, उसके आसान वर्ड को भी समझिए और वो वर्ड भी ध्यान में रखिए। एक्ट जो है वो आपका कैसे हो सकता है, कंडक्ट से, करना कुछ कंडक्ट से, या किससे, वर्ड से। अब ये वर्ड कैसे, रिटर्न भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इसका मतलब ऑफर इतने तरीके से आपका क्या हो सकता है, जा सकता है। जब हम ऑफर कहते हैं तो ऑफर के बाद का अगला पड़ाव क्या होता है, एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस के बारे में अब देखिए, अगर आपका ऑफर समझा हुआ है तो एक्सेप्टेंस में जरा भी दम नहीं लगेगा और आप फटाक से जो है वो वहां पे पहुंच जाइएगा, किस पे, एक्सेप्टेंस पे। तो देखिए एक्सेप्टेंस बेसिकली क्या कहता है, इसमें एक वर्ड आया और ये जो है वो बेसिकली जो है वो कहा था, इनका नाम था सर विलियम एंडरसन। बहुत बड़े जूरिस्ट थे, जो साइंस के बारे में बात करें उसको साइंटिस्ट कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे उनको इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जो लॉ के चीजों को बताए उन्हें जूरिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, वैसे ही जो लॉ के बातों के बारे में बहुत अच्छे अच्छे थ्योरी दे करके गए उनको क्या बोलते हैं, जूरिस्ट। तो बहुत बड़े जूरिस्ट थे सर विलियम एंडरसन। इन्होंने एक्सेप्टेंस को एक खास अंदाज में समझाया और बताया। कहा कि एक्सेप्टेंस को अगर समझना है तो समझिए ऑफर में अपने आप में कहीं भी कोई चैलेंज नहीं है, और ऑफर के कारण कहीं भी किसी भी तरह की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना लीगल बाइंडेशन, कुछ भी नहीं होगा अगर एक्सेप्टेंस ना हो तो। कहा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, कोई कहीं भी कोई केस अराइज नहीं होगा अगर सिर्फ वो बात ऑफर तक रहे। इन्होंने बोला कि ऑफर समझ लीजिए कि रेलगाड़ी है जिसमें पूरे रेलगाड़ी में गन पाउडर, बारूद भरा हुआ है, एक्सप्लोसिव भरा हुआ है, और एक्सेप्टेंस जो है वो मैचिस की एक तीली है, मैच स्टिक है। एक बार अगर वो जलता हुआ आपने उसे, जब तक आपके हाथ में है जला हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं। द मोमेंट यू थ्रो इट ऑन द ट्रेन लोडेड विथ गन पाउडर, अब आप इसको नहीं रोक सकते, अब तो एक्सप्लोजन होगा ही होगा। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट से आप तब बाइंड होंगे जब कोई फर्क नहीं पड़ता ऑफर कितना बड़ा है, कितना लुक्रेटिव है, कितना जो है वो अट्रैक्टिव ऑफर आपको दिया गया। इट मैटर्स ओनली एंड ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस इज मेड। एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो अब आप जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं, बैक नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस अगर एक बार हो गया तो, इसीलिए उन्होंने बताया जब तक जो है वो ट्रेन गन पाउडर से लोडेड है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ नहीं होगा, लोडेड है, लोडेड है, आप जाइए उस पर चढ़िए, जो करना है कीजिए। बस एक छोटा सा माचिस का तीली लगा दीजिए तो फिर पूरा ट्रेन क्या हो गया, स्वाहा। अब आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो नहीं रोक सकते कि उन्होंने थोड़े पॉजिटिव सेंस में लिया कि एक बार अगर आपने एक्सेप्टेंस कर लिया तो जिन्होंने ऑफर दिया था अब वो अपने जवान से पलट, और अगर अब पलटा मारा तो ऐसे केस में आपको मिलेगा लीगल रिमेडी मिलेगा। तो यहां पे यही इन्होंने बोला
Thus, as soon as the train of gunpowder is lighted, it would explode. तब जाकर के ये खतरा, और यहां एक्सप्लोड का सेंस है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अब चीजों को फुलफिल करना ही पड़ेगा. यानी द ऑफर, एक्सेप्टेंस, और कह रहे ऑफर इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप. ऑफर नहीं लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है. कब ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा, जब आप एक्सेप्टेंस कर लेंगे, तब क्या क्रिएट होगा, तब जाकर के यहां जो है आपका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा, और तब सारे के सारे एस्पेक्ट यहां एप्लीकेबल होंगे. एक बार अगर आपने एक्सेप्ट किया तो कैन नॉट बी विड्रॉन और रिवोक. इनवोक मीन्स किसी चीज को स्टार्ट करना, रिवोक मीन्स किसी चीज को वापस ले लेना. इनवोक मीन्स टू ऑफर, रिवोक मीन्स टू टेक बैक. तो कह रहे हैं कि अगर एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वापस नहीं ले सकते. बताऊंगा किस हद तक आप एक्सेप्ट करने के बाद भी वापस आ सकते, बट हम अभी जनरल स्टेटमेंट पे हैं कि अगर हमने एक बार जो एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हम क्या नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं ले सकते हैं. तो देखिए, जैसे हमने वहां पे देखा था एसेंशियल एलिमेंट या रूल रिगार्डिंग व्हाट, ऑफर, अब किसके लिए देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस के लिए. तो देखिए, सबसे पहला चीज, एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम इट इज. सेम चीज रिपीट हुआ, ये किसमें था, हमारा ऑफर में भी था. जब हम स्पेसिफिक ऑफर देते हैं तो इसलिए मैंने बोला एक केस लॉ मल्टीपल जगहों पे काम आएगा. वहां आपका ऑफर के लिए ये था, कौन सा ऑफर था बताइए, स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर के केस में. यहां पे साफ तौर पे है कि एक्सेप्टेंस सिर्फ वही कर सकता है जिसको ऑफर, अगर जनरल ऑफर है तो एनीबडी कैन एक्सेप्ट हु फुलफिल द कंडीशन. लेकिन अगर ये आपका स्पेसिफिक ऑफर था तो सिर्फ एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसको जो है वो ऑफर दिया गया था. इन केस ऑफ जनरल ऑफर, अब बताइए जनरल ऑफर का क्या एग्जांपल था, यही तो था आपका कार्बोलिक स्मोक वॉल वर्सेस क्या था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल. ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं किस टॉपिक को पढ़ते समय, जनरल ऑफर. अब देखिए ना, एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं तो एनीबडी कैन एक्सेप्ट, जो उस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा. एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज, देखिए ये वर्ड आया, कौन सा वर्ड, एब्सोल्यूट. एंड याद कीजिए, हम लोग आज ही पढ़ रहे थे तो मैंने नहीं आपको बोला, ऑफर कभी भी क्या नहीं हो सकता, ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी कंडीशनल. पापा नहीं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी का फोन नहीं, सबको बैग में रखिए, अगले दिन बता के आइएगा, राक्षस टीचर है, खून कर देता है. तो इसीलिए पहले दिन मैंने बोला था, मैं पढ़ाता अपनी ही शर्तों पे हूं, तभी मैंने बोला कि मेरा बच्चा कोई फेल नहीं करता, फेल कैसे करेगा, मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. अभी तो मैंने पार्टी शुरू कहाँ की है, अभी टेस्ट सारे चीज चलने दीजिए, घूमता ही रहता हूं मैं क्लास में, क्या लिखा है ABCD कैपिटल स्मॉल यहां तक कॉपी में चेक कर रहे होते हैं, कॉमा कहां लगा है, कहां कॉमा नहीं लगा है. तो इसीलिए जो है वो आपको जो मैंने रूल, मैंने आप साफ साफ बोला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. अब रूल आपके ऊपर है, मानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. और हमेशा बच्चे यहाँ का नंबर जरूर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है चिंता होती है घर वालों की, मेरी भी बिटिया है, मुझे भी होता है. तो वो भी इंस्टीट्यूट जाती है तो हम कॉल उनके इंस्टीट्यूट के नंबर पे करते हैं, बशर्ते आप कहीं और नहीं जा रहे हैं. तो अगर आप ईमानदार हैं तो आप यहाँ आएंगे तो आप नंबर दे करके आइए, 4-5 इतने सारे नंबर है, कोई भी इमरजेंसी आएगा बिल्कुल वो आपको बुलाएंगे और आप बिल्कुल जा सकते, घर में बता देंगे कि कहीं भी ऐसा रहे. और कभी भी बहुत अगर क्लास लेट होने लगेगा तो हम आपको हमेशा मौका देते हैं, पहले बोल देते हैं कि अगर 5-10 मिनट, ये हमेशा बता के चलिए, क्लास का जो टाइम है उससे 15 मिनट प्लस टाइम तक, कि यहाँ तक का टाइम टीचर के लिए होता है. इसके बाद लेट होगा तो हमेशा हम आपको मौका देंगे कि आप अपने घर पे क्या कर दें, मैसेज कर दें या बता दें. चलिए, ओनली व्हेन इट इज व्हाट, अभी अगर आपने ये नहीं बताया बाहर जाकर के कर लीजिए अटेंड, बता दीजिए ताकि उनको चिंता ना हो, बाहर जाके आप बात कर सकते हैं. आइए हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपने जो है वो एक्सेप्टेंस की बात की है तो याद रखिए, ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी व्हाट. जिस मोमेंट पे आपने कंडीशन लगा दिया उसी मोमेंट पे ऑफर ही क्या हो गया, ऑफर ही लैप्स हो गया. जब ऑफर ही लैप्स हो गया तो फिर आगे क्या बात करें, क्योंकि ऑफर के बाद ही क्या आता है, एक्सेप्टेंस आता है. तो ये हमेशा एब्सोल्यूट होगा, मतलब जैसे बोला गया वैसे ही. मैंने बोला कि ये मैं जो है
50-50 के जो 2 नोट देंगे उनको दूंगा। आप बोलते सर 100 के नोट में दोगे? तो जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस में क्या लगाया, कंडीशन, ऑफर क्या हो गया, ऑफर आपका जो है वो लैप्स हो गया। आइए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम प्रिस्क्राइब मैनर। मैंने आपको बोला था कि आप अगर चीज को एक्सेप्ट कीजिएगा तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपने एक्सेप्ट तो किया लेकिन मुझे व्हाट्सएप नहीं किया, मुझे आपने मेल किया। अगर यह है तो यह एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। आप मुझे स्यू नहीं कर सकते कि सर मैंने तो एक्सेप्टेंस भेज दिया था, आपने यह सामान किसी और को कैसे भेज दिया, क्योंकि मैंने एक्सेप्टेंस के लिए आपको क्या बोला था और वो व्हाट्सएप की जगह आपने क्या किया, मेल। मान लीजिए कि मेरे 2 ईमेल अकाउंट है। अब ध्यान से चलिएगा क्योंकि यहां पे थोड़ा इफ बट आएगा, केस लॉ बनता है। मैंने आपको कहा था कि आप मुझे जो है वो मेल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपने व्हाट्सएप नहीं करके मुझे क्या किया, मेल। बट ध्यान से सुनिए, मैंने वो मेल देख लिया। अगर मैंने वो मेल देख लिया, पहले दिमाग में ये मत रखिएगा सर ये पता कैसे चलेगा, आपने देख लिया क्या किया, बड़े सारे टेक्नोलॉजी, बड़ी चीजें जिनसे पता चलना रहेगा। लेकिन मैंने वो मेल देख लिया। अगर मैंने मेल देख लिया तो अगेन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बोलूंगा कि हृदय मैंने तो आपको बोला था कि ये आप कैसे मुझे बताएंगे, आपने तो मुझे मेल कर दिया। अगर आपको ये चाहिए तो अब मुझे क्या कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर मैंने ये बोल दिया और आपने व्हाट्सएप नहीं किया, इसका मतलब आपकी तरफ से ये एक्सेप्टेंस। लेकिन हां, अगर मैंने ये देख लिया और मैंने कुछ भी आपको नहीं बोला, इसका मतलब मेरे तरफ से वो एक्सेप्टेड है। इसका मतलब मैं कल को ये डिफेंस नहीं ले सकता कि आपने उस मोड में मुझे नहीं बताया जिस मोड में मैंने बोला था, इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा। फिर लिटिगेशन पे मत जाइएगा, सर पता कैसे चलेगा कि आपने क्या कर लिया था, देख लिया था। ये अलग कहानी है। मैं सिर्फ लॉ की बात कर रहा हूं कि पहले ये प्रोविजन तो जानिए, तब ना साबित करने वाली बात आएगी। तो पहला चीज, अगर मैंने जिस मोड में बोला उस मोड में आपने नहीं किया तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अगर आपने किसी और मिलते जुलते तरीके से किया और मैंने वो देख लिया तो मुझे आपको ये इंफॉर्म करना पड़ेगा कि आपने उस मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जिस मोड में मैंने आपको क्या कहा था। अगर मैंने ये कम्युनिकेट कर दिया और आपको बोला कि अगर आपको चाहिए तो उसी मोड में कीजिए और तब भी आप अपने जिद पे हैं, तो इसका मतलब आपका ये एक्सेप्टेंस मुझे मंजूर नहीं है। आइए, यहां पे कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी व्हाट, कम्युनिकेटेड। याद रखिए, एक्सेप्टेंस सिर्फ जो है वो मन में रखने से नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, किसको कम्युनिकेट करेंगे, जिसने ऑफर दिया था, जिसको आप ऑफरर कहते हैं, प्रपोजर कहते हैं, उनको करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि रामदीन ने बोला था राम दुलारी को एकदम साफ साफ खुल करके, राम दुलारी मुझसे शादी करोगी। राम दुलारी जो है बस चली गई, कुछ बोली नहीं। एक दिन जो है वो उसकी मुलाकात कजरी से हुई, रामदीन की बहन है कजरी, और कजरी को जो है वो राम दुलारी कह रही है कि कजरी मैं ना तेरी भाभी बनने को तैयार हूं। शर्मा रही है थोड़ी, और क्या बोली, अब तेरी भाभी बनने को तैयार, इसका मतलब क्या है, मतलब वो सहमत है, किससे शादी करना चाहती है। बट गेस व्हाट, कजरी ये कम्युनिकेट ही नहीं की, किसको, हाँ जी रामदीन को, अपने भाई को कम्युनिकेट ही नहीं की। अब एक दिन जो है वो शादी हो रहा है रामदीन का और रोशनी का, या बिजली का, बिजली से शादी हो रही है, किसकी, रामदीन की। गेस व्हाट, 7वां फेरा बचा ही था, तब तक तीखते चिल्लाते हुए राम दुलारी आ गई, बोली ना चल बे, तुमने मुझे ऑफर दिया था, मैंने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो फिर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे किसी और से शादी कर सकते हो। रामदीन कहता है कैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ऑफर दिया, तूने ऑफर दिया था, हाँ दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया था। बोला कम्युनिकेट कहां किया था, पूछ कजरी से, बोला था इसे, कजरी ने मुझे नहीं बताया। यानी कि आपका काम एश्योर होना है कि इट इज कम्युनिकेटेड टू होम, ऑफरर। आपका एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरर को क्या हुआ हो, कम्युनिकेट। एक डील था, टेंडर था, वो टेंडर को जो है वो मैनेजर ने अप्रूव कर दिया कि हाँ हम आप ही के साथ टेंडर करना चाहते हैं, और अप्रूव्ड वर्ड लिख करके गलती से कहां रख दिए, अपने ड्रॉवर में ही रख दिए, फाइल में ही रख दिए, उन तक भेज ही नहीं पाए, भूल गए भेजना। अब जो है वो उल्टा जो है वो उन्हीं के ऊपर चढ़े जा रहे कि भाई आपने तो अभी तक माल भेजा ही नहीं। करे अरे
आपने हमें एक्सेप्ट करके भेजा कहां लेटर? हमने ऑफर तो दिया था कि हम इतने इतने रुपए में आपको ये चीज भेजना चाहते हैं। बोला हमने तो अप्रूव करके करके यही रख दिया। ये आपका जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस शैल बी कम्युनिकेटेड टू होम, ऑफरर को कम्युनिकेट होना चाहिए। और इसी पे जो है वो आपका जो है वो केस भी है, और ये है भगवान दास वर्सेस गिरधारी। सारे केस नहीं आपको याद रहेंगे, बस कम से कम ना जिस्ट याद रखिए कि क्या हुआ था, ताकि अब सिखाऊंगा कि उसका यूज कैसे करेंगे। ये सब आपका पहले ही चैप्टर के बाद हो जाएगा कि सर केस में दोनों पार्टी का नाम नहीं आता है क्या करें, एक पार्टी का नाम आता है तो क्या करें, सर कुछ नहीं आता है तो क्या करें, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। करेंगे, ये सारी बात हम लोग करेंगे कि किस चीज को कैसे लिखेंगे कितना याद रहने पे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन व्हाट? प्रिस्क्राइब मोड। जिस मोड में बोला गया तो उसी मोड में क्या करेंगे, आप जवाब देंगे। बच्चे इस पे ध्यान बस दीजिएगा। ये सारी कहानी आप अपने लैंग्वेज से लिख सकते हो, और ये सब हमने पहले भी किया हुआ है। रिपीट इसीलिए करते हैं ताकि चीजें आपको क्या हो जाए, याद हो जाए कि इतने बार ये चीज गया है। ठीक है। टाइम, अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि 5 दिन में जवाब दीजिएगा, और आपने 5 दिन में जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि अब जो है वो आप उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस होगा भी तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से हमने ये नहीं बोला कि कितने दिन में एक्सेप्टेंस का जवाब दे देना है, कितने दिन में बता देना है एक्सेप्टेंस का, तो तब एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं रीजनेबल टाइम। क्या बोलते हैं? और ये रीजनेबल टाइम ध्यान से सुनिएगा, ये रीजनेबल टाइम आपका डिपेंड करता है किस चीज पे, कि ये जो है वो आपका सामान कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, सर्कमस्टांसेस क्या है इस पे। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने बोला कि अभी आप मुझसे जो है वो 200 केजी जो है वो टमाटर खरीदेंगे, 200 केजी टमाटर। टाइम नहीं बोला कि कब तक जवाब दे दीजिए। अब बताइए इसका मतलब अबीर क्या 1 सप्ताह बाद बताएंगे? अगर 1 सप्ताह बाद बताएंगे तो मैं इन्हें टमाटर दूंगा या टोमेटो केचप दूंगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खराब हो चुका रहेगा। तो क्या सामान है, रीजनेबल टाइम इसके बेस। लेकिन अगर मैंने इनको ऑफर दिया कि अबीर क्या आप मुझसे जो है वो रिमोट खरीदेंगे, अगर ये 2 दिन में नहीं बताएंगे तो रिमोट गल जाएगा, एकदम मेल्ट होने लगेगा, यहां पे ग्लेशियर जैसे पिघलने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है क्या? नहीं। अगर ये 5 दिन बाद भी बताते हैं तो ये चलेगा। तो हमेशा टाइम किसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं? टाइम हम हमेशा लेते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और उस अकॉर्डिंग तय होता है कि कितने दिन में आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि क्या चुप रहना एक्सेप्टेंस माना जाएगा? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका जवाब यस भी है और इसका जवाब क्या है, नो भी है। अब वो कौन से सिचुएशन है जिस सिचुएशन में जवाब हां होगा कि यस, अगर चुप है तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस। और कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें जवाब होगा कि अगर वो चुप है तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा? तो इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे इसी के बेसिस पे हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम इसे फिनिश कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल आज की सेवा समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेच आपके इसका टाइम अभी नहीं, बाद में हो सकता है 7:30 हो, लेकिन अभी यही टाइम रहता है नॉर्मल।